मैं करोड़ की जायदाद की एक अकेली बारिश थी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढा ताकि वो मेरी रेस्पेक्ट करेगा। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सब बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया। एक दिन अचानक पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया और रात को मैं उसके कमरे से अपने पति को निकलते देखी। एक दिन मैं रात को पति के पीछे गई और पति ने जो अपनी बहन के साथ किया, मेरी तो पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति दफ्तर गया हुआ था और मैं घर के नौकरों के पीछे पीछे थी। घर का सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मुझे सुकून से बैठने की आदत नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने पापा का कारोबार उनके साथ मिलकर संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैं अपने घर को संभालना शुरू कर दिया था और कारोबारों से खुद को फ्री करवा लिया था। मेरा पति विनोद बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कारोबार संभाल लिया था और मुझे सभी फिक्रों से आज़ाद कर दिया था। मैं और विनोद मुझे मिले एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे और हमारी शादी को 5 महीने ही गुजरे थे। ये 5 महीने मेरी जिंदगी में बहुत ही खुशी भरे थे। विनोद ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। मैंने मेड से कहकर विनोद के लिए खाना तैयार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दोपहर के खाने के लिए भी लौट कर आते थे। विनोद के आने से पहले मैं भी तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें ऑफिस वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। विनोद जब वापस आए तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार ही देख रही थी। विनोद ने मुझे बताया कि उनकी विधवा बहन रेखा है जो अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उनके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और विनोद के सिवा उसका कोई नहीं है, इसलिए वो मजबूरन रेखा को हमारे घर वापस ले आए हैं ताकि वो हमारे साथ रह सके। वो जितने प्यार और इज्जत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, पूरा अगर मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तुम चाहो तो हम रेखा को 7 क्वार्टर में जगह दे देते हैं, लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही उसको वक्त ने बहुत तकलीफ दिए हैं और जवानी में ही अपने पति की जुदाई का अकेलापन झेलने पर मजबूर है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। विनोद की आंखों की नमी देखकर मैं तड़प उठी। मैंने नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा कि विनोद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी कुछ लगती है, और भला मैं अपनी नंद को 7 क्वार्टर में क्यों जगह दूंगी? हमारा इतना बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं, आप जो चाहे रेखा को वह कमरा दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर विनोद का चेहरा खिल उठा। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि पूरा मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैंने उससे कहा कि अगर आपने एक बार भी ऐसी बात कही तो मैं आपसे पूरी तरह नाराज हो जाऊंगी। मैंने आगे बढ़कर रेखा को भी गले से लगाया और विनोद से कहा कि आप इसे अपने कमरे में ले जाएं। मैं सबके लिए खाना लगती हूँ। विनोद ने रेखा को हमारे बराबर वाले कमरे में जगह दे दी। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी ही देर में विनोद और रेखा भी खाने के लिए चले आए थे। मैं विनोद की बहन रेखा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही शादी से लेकर आज तक विनोद ने कभी अपनी किसी बहन का जिक्र किया था। विनोद की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। वो सर झुकाए बैठे खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये किस्मत ने इस बेचारी पर कैसा सितम ढाया है। भरी जवानी में ही विधवा हो गई और कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर के बाद जब विनोद मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझसे किसी बहन का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन तो बहुत ही प्यारी है, आप मुझे पहले ही इसके बारे में बताते तो हम खुद उसे उसके ससुराल से यहाँ ले आते। वो कहने लगे कि रेखा ने अपने पसंद से शादी की थी और पापा और मम्मी की मृत्यु से पहले ही रेखा से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि रेखा विधवा हो गई है और मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया और उसके ससुराल वालों के व्यवहार देखकर मैंने यही फैसला किया कि मैं उसे अपने साथ ले आऊं। मैंने विनोद के कांधे पर सर टिकाते हुए कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। विनोद मुस्कुराकर कहने लगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और विनोद की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। मेरे पापा के दफ्तर में विनोद एक इंजीनियर की नौकरी करते थे और पापा को उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी। मैं पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा दफ्तर में बैठते थे। मेरी भी विनोद से कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि विनोद मेरी जिंदगी के हमसफर बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत कुछ खराब हो गई और पापा को लगा कि अब उन्हें मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून हासिल कर सके,
तब पापा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अपनी ही बराबरी में रिश्ते देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन पापा को कोई लड़का समझ ना आया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर थे और हमारी जैसी फैमिलीज में ज़्यादातर लड़के पसंद की शादियां करते हैं या फिर गलत हरकतों में हो जाते। फिर ना जाने क्यों एक दिन पापा ने अचानक ही विनोद को मेरे लिए चुन लिया। जब पापा ने मुझे विनोद के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो किसी भी तरह हमारी बराबरी का नहीं था। लेकिन पापा कहने लगे कि बेटा वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी कदर करेगा और कभी तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से हो जो तुम्हारी कदर करे। विनोद से अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर सकूं। तुम मेरे करोड़ों की जायदाद की मालिक हो। विनोद एक समझदार और मेहनती इंसान है। वो तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को भी बहुत आगे ले जाएगा और तुम दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। पापा के इस बात को तो मैं पहले से ही मानती थी कि विनोद एक बहुत ही मेहनती इंसान है। मैंने उसे कंपनी में बहुत ही लगन के साथ काम करते हुए देखा है। पापा ने विनोद के बारे में जो कुछ पता किया था उसके मुताबिक विनोद के माँ बाप का मृत्यु हो गया था और वो अकेला ही अपने घर में रहा करता था। ये जानकर तो पापा और भी बेफिक्र हो गए कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए उसका सारा वक्त और प्यार मेरे लिए होगा। पापा ने एक दिन मौका देखकर विनोद से हमारे रिश्ते की बात की तो वो हैरान रह गया। मैं और विनोद ने एक दो मुलाकातें की और हमारा रिश्ता पक्का हो गया और विनोद के कहने के मुताबिक पापा ने मेरी और उनकी बहुत अच्छे से शादी कर दी। शादी के बाद मैं और विनोद पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। विनोद मेरा साथ पाकर बहुत खुश था और पापा की बात बिल्कुल सच साबित हुई। विनोद ने पहले ही दिन से मेरा इस कदर ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मैं हैरान रह जाती। उसका बस चलता तो वो मुझे जमीन पर कदम भी ना रखने देता। शादी के बाद वो कहने लगा कि तुम घर में आराम करो और दफ्तर और काम की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो, मैं पापा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूंगा। मैं बहुत वक्त से पापा के साथ जिम्मेदारियां संभाल रही थी और अब थोड़ा सुकून चाहती थी और उसने मुझे सुकून देकर खुश कर दिया। विनोद मेहनत से पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहा था और मैं पूरी तरह घर गृहस्थी में लग गई। पापा पहले से ज्यादा बीमार रहने लगे थे, उन्होंने भी सब कुछ विमल को ही सौंप दिया। वो कभी कभार एक दफ्तर चक्कर लगा लेते और विनोद को काम करता देखकर बहुत खुश होते। उन्होंने हमारे कारोबार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर खुश थी। जब रेखा हमारी जिंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। विनोद हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते और मैं घर के कामों के साथ साथ कभी कभार रेखा के कमरे में जाकर उससे भी बात कर लिया करती थी। वो बहुत ही कम बात करती, लेकिन मुझे उसकी आदत मिजाज बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वह खामोशी से मेरी बातें सुनती रहती और कुछ न कहती। शायद हालात ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी और ये तकलीफ मुझे उसकी आंखों में दिखाई देती थी। मैं चाहती थी कि रेखा भी जिंदगी की तरफ लौट आए, इसलिए मैं उसे कमरे से बाहर आने को कहती रहती। एक दिन जब दफ्तर विनोद आए तो थोड़ी ही देर बाद रेखा के कमरे से होकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम रेखा के कमरे में न जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दो, वह खुद ही अपने दुखों से निकल आएगी। उसे किसी से भी अपने दुख के बारे बात करना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार बार उससे बात करने से वह परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात करती है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि कहीं विनोद मुझे गलत ही ना समझ ले। इसलिए मैंने उससे कहा, क्यों, मैं रेखा के कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं तो बस उससे जिंदगी की तरह लौटता हुआ देखना चाहती थी। विनोद मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं जानता हूँ पूरा तुम्हारे इरादे बहुत ही साफ होंगे, लेकिन इस वक्त वह तन्हाई चाहती है, इसलिए उसे अकेला रहने दो। मैंने विनोद से वादा किया कि मैं अब रेखा को परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी आजकल मेरे पास बहुत ही ज्यादा काम था। मैं रात को जल्दी सोने लगी थी और सुबह बहुत देर से मेरी आंख खुलती थी। विनोद भी मेरे उठने से पहले दफ्तर जा चुके होते हैं और बहुत कम वक्त में मुझे उनके लिए खाना तैयार करवाना होता और घर के कामकाज भी देखने होते। हर वक्त मुझ पर थकान छाए रहने लगी और मुझसे घर के काम भी ठीक से नहीं होते थे, जबकि काम तो नौकरों को करने होते थे, मैं सिर्फ नज़र रखती थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं थककर चूर हो जाती। शादी पर मैं अपनी पुरानी मेड को अपने साथ लाई थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं घर की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। अब खुद आराम करने लगी, मैं कहीं भी लेटती हुई सो जाती, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मैं सारा दफ्तर संभालती, घर भी, लेकिन कभी थकान का एहसास नहीं होता था।
तबीयत इतनी अजीब रहने लगी थी कि मैं रात में कॉफ़ी पीना भी कम कर दी थी, जबकि कॉफ़ी के बगैर मैं कभी सोती नहीं थी। विनोद से मैं यही बात कही तो वो कहने लगे कि मौसम बदल रहा है, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा है, तुम ज़्यादा आराम किया करो। वो इतनी मोहब्बत से मुझसे बात करते हैं कि मैं सारा प्रॉब्लम भूल जाती और उनकी आंखों में देखने लगती। अब भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अब रेखा के कमरे में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो खाना भी अकेले ही अपने कमरे में खाती थी, इसलिए मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती थी। विनोद दफ्तर से घर आने के बाद ही उसके कमरे में चले जाते और कुछ वक्त उसके साथ गुजरकर वापस मेरे पास आ जाते। मुझे उनका अपनी बहन को वक्त देने पर बिल्कुल भी ऐतराज नहीं था, लेकिन एक रात नींद में से मेरी आंख खुली तो मैं विनोद को बिस्तर पर ना पाई और हैरान हुई कि आधी रात को वो कहाँ गए हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखने के लिए कमरे से निकली तो मैं विनोद को मंजू के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को विनोद का रेखा के कमरे में क्या काम है, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद देखने के लिए गए हो। मैंने विनोद को कुछ ना कहा और इससे पहले कि मेरी तरफ देखते मैं खुद ही कमरे में वापस आकर सोने के लिए लेट गई। ये सिलसिला चल निकला। अक्सर ही रात को मेरी आंख खुलती तो विनोद कमरे में मौजूद न होते। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि विनोद को आधी रात को अपनी बहन के कमरे में जाना क्यों जरूरी है, जबकि वो दफ्तर से आते ही अपनी बहन के कमरे में जाते हैं। मुझे विनोद के बगैर दोबारा नींद नहीं लगती थी और जितनी देर वो कमरे से बाहर रहते मैं अजीब करवटें बदल बदल सोती। एक रात ऐसा ही हुआ कि मेरी आंख खुली तो विनोद कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद नहीं लग रही थी। रेखा से मेरी मुलाकात हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं अभी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर रेखा के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर का कुछ कुछ मुझे नजर आ रहा था। इस मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बहन के साथ आधी रात को विनोद ये भी कर सकते हैं। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। अंदर से आई आवाज़ों ने तो मेरे बोलने की ताकत भी छीन ली थी। विनोद रेखा को सीने से लगाए बैठे थे और उसे प्यार कर रहे थे, पर ऐसी मोहब्बत एक बहन भाई के बीच किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। मैंने उन्हें जिस हालत में देखा वो लफ्ज़ों में बयां करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन विनोद और रेखा की बातों ने तो मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी। उनके रिश्ते की हकीकत भी पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गई थी। रेखा कह रही थी कि और कितने दिन हम ऐसे ही बहन भाई होने का ड्रामा करते रहेंगे और मैं अपनी ही सौतन को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब भी पूरा को देखती हूँ मेरा खून खोलने लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे हमारी जिंदगी से बाहर निकालूं और विमल रेखा से कह रहा था कि इसीलिए मैंने पूरा का तुम्हारे कमरे में आना खत्म करवा दिया है। मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम गुस्से में उसके सामने कोई सच्चाई बयां ना कर दो। बस कुछ दिनों की बात है, छूट जाएगी और ये सारी दौलत और जायदाद हम दोनों पति पत्नी की हो जाएगी। रेखा कह रही थी कि इतने दिनों से इसी बात का तो इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप हर रात उसके साथ उसके कमरे में होते हैं और मैं यहाँ अंगारों पर लेटती हूँ। ये सोचकर मेरा दिल जलता है कि आपने उसे अपनी बाहों में ले लिया है। विनोद उससे कह रहा था कि रेखा तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और ये सब मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए किया है। तुम कब तक एक छोटे से घर में अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीती रहती, इसलिए मैंने हम दोनों के हक में ये फैसला मुश्किल से किया है। मेरे लिए भी किसी और औरत के साथ रहना आसान नहीं है। मैंने पूरा के बाप को हल्के में जहर देना शुरू कर दी है और उसी की वजह से वो पहले से कहीं ज़्यादा बीमार रहने लगा है और पूरा के काफ़ी के जार में भी मैंने जहर मिला दिया है। वो रोजाना कॉफ़ी पीकर सोई होती है और यकीनन उसके शरीर में भी जहर अपना असर दिख रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोती रहती है। मैं भी इसीलिए इतनी आसानी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बार सो जाएगी तो फिर सुबह ही खबर लेगी। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर पूरा और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम दोनों एक आलीशान बंगले में एक साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे। वो रेखा से अपनी बेइंतहा मोहब्बत का पूरी तरह इजहार कर रहा था और मैं उदासी की हालत में दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। मैं कैसे यकीन कर लेती कि मेरे बाप ने जिसे सीधा साधा और शरीफ इंसान समझकर मेरे लिए पसंद किया था, वो इस कदर धोखेबाज था। विनोद के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस बॉन्ड थी, जिसके जरिए वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। मेरे बाप को भी उसने मौत के करीब पहुंचा दिया था और वह जल्द ही मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मेरी और मेरे बाप के मरने के बाद सब कुछ खुद व खुद उसके हवाले हो जाएगा, इसलिए वह हमारे आगे अच्छा बनने का ड्रामा करता था। मुझे एकदम चक्कर महसूस होने लगे थे। शरीर में कमजोरी तो बहुत ही दिनों से थी, इसलिए मैं लड़खड़ा गई।
विनोद को और रेखा को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरों का रंग बदल गया। विनोद को तो इस बात का पता भी नहीं था कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नहीं पी रही थी और शायद इसलिए मुझे रात के वक्त नींद नहीं आती थी जबकि मैं सुबह कॉफ़ी पीती और सारा दिन नशे में रहती। विनोद हैरत से कहने लगा कि पूरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो रेखा को देखने के लिए आया था। विनोद को महसूस नहीं हुआ था कि मैं उन दोनों की सारी बातें सुन ली हूँ और उन्हें एक साथ देख लिया है। ये सही वक्त नहीं था कि मैं विनोद को ये बताती कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूँ, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और विनोद से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसे बुलाने के लिए आई हूँ। विनोद मरे माँ रे कदमों से मेरे साथ कमरे में लौट आया। सारी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखा था। मैं विनोद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। मैंने दिल से उसे अपना माना था, लेकिन उसने मेरे एतबार को तबाह कर दिया था। सुबह होते ही विनोद दफ्तर के लिए निकल गया और मैंने मौका देखकर डीएसपी साहब को फ़ोन मिलाया, जो मेरे पापा के दोस्त हैं। मैंने रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे और थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे घर चले आए और सबसे पहले रेखा को कमरे में बंद कर दिया। मेरी कॉफ़ी के जार को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने उसका टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया कि ये साबित हो सके कि विनोद ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर रेखा से भी पूछताछ शुरू कर दी गई तो वो भी किसी रिट्टू तोता की तरह सच बोलती चली गई। विनोद जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए उसने सबसे पहले रेखा को छोड़कर एक दूसरा घर किराए पर लिया और जानबूझकर पापा नज़रों की नज़रों में हीरो बन गया। कुछ उसकी किस्मत रंग दिखा गई और पापा को अपने जाल में फंसाने में वह कामयाब हो गया। रेखा और विनोद ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी और अब वह दोनों गरीबों के हाथों तंग आ चुके थे और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। विनोद इस तरह आगे बढ़ गया कि उसने मेरी और मेरे बाप की जान लेने को भी मुश्किल ना समझा। रेखा के बयान ने सारे मामले को इस कदर आसान बना दिया था कि डीएसपी साहब ने फौरन ही विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने मुकदमा दायर कर दिया था और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनके शरीर में काफ़ी जहर जा चुका था, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पड़ गए थे। आज विनोद और रेखा जेल की सलाखों के पीछे थे और अपनी लालच का अंजाम भुगत रहे थे। मैंने और पापा ने नए सिरे से कारोबार को देखना शुरू कर दिया था और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। कभी कभी कुछ लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते हुए अच्छी तरह छानबीन जरूर करनी चाहिए। पता नहीं किस भेष में कौन हो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपकी कहानी के बारे में क्या राय है ये भी ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक के ज़रूर करें।